कई दूसरे वक्ताओं की तरह मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आदमी को प्रोफेसर बनने से बचा लिया और देश को एक बुद्धिजीवी दे दिया। हम सब लोग लक्ष्मण जी की बर्बादी का जश्न और हम हिंदुस्तानियों की अमूमन आदत है कि भगत सिंह तो बहुत अच्छा है मगर पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में ना पैदा हो। जो मैं समझता हूँ हिंदी में इस सवाल पर पहली प्रमाणिक पुस्तक है जाति जनगणना के सवाल पर। कैसे सदियों के जातीय विशेषाधिकार को मेरिट का स्वरूप दिया जाता है। चलते में जिसको बोल देते हैं मेरिटोरियस है, ये मेरिट है, मेरिट सबसे बड़ा झंडा लोग उठा के चलते हैं। इस मेरिट का निर्माण कैसे होता है? और देशपांडे दिखाते हैं कि क्यों जिस चीज को हम मेरिट कहते हैं वो जातीय विशेषाधिकारों का परिणाम है। सबसे बड़ा जातीय विशेषाधिकार है ये कहना आई डोंट नो माई कास्ट। ये इस देश का सबसे बड़ा जातीय विशेषाधिकार है क्योंकि केवल कुछ चंद जाति विशेष के लोग ही ये बात कह सकते हैं। नो वन टोल्ड मी इन माई हाउस व्हाट माई कास्ट वॉज। बार बार बताया जाता है। मैं उन्हें कहता हूं क्योंकि आप एक छोटे से बुलबुले में रहते हैं, क्योंकि आपने इस समाज को देखा नहीं, क्योंकि जिसे आप सामान्य समाज समझते हैं वो दरअसल सामान्य नहीं है, वो इस देश का एक छोटा सा कोना है। हमारे देश में हर व्यक्ति की जाति है, बस जो सवर्ण समाज है उसकी कोई जाति नहीं, बाकी सबकी जाति है। वो कास्टलेस हो गए हैं। जो कास्ट सिस्टम का सबसे ज्यादा दोहन करके ऊपर पहुंचे हैं वो व्यक्ति कास्टलेस हो गए। और जो कास्ट केवल उसकी है, जो बेचारा है, जो शिकार है, जो प्रताड़ित है, उसकी कास्ट है, बाकियों की कास्ट नहीं। और सतीश देशपांडे इस बात को कहते हैं कि अगर इस देश में कास्ट सेंसस की आवश्यकता है तो केवल इसलिए नहीं कि हमें पता लग जाए कि कौन जाति कितनी है, केवल इसलिए नहीं कि इससे आरक्षण की व्यवस्था बेहतर हो जाए, बदल जाए, बल्कि इसलिए कि इस देश की सच्चाई से पर्दा हट जाए। जाति के सवाल पर इस असहजता को लेके ये जो विचित्र सी सोच बनी है उसका परिणाम ये हुआ है कि उलटमासी इस देश में शुरू हो गई है। जो जाति का जिक्र करे वो जातिवादी। मतलब मैं तुम्हारी छाती पे बैठा हुआ हूं, तुम कुछ बोल नहीं रहे, तो मामला कितना सहज, कितना स्थिर, कितना समरसतावादी है। और जब तुमने यूं यूं करना शुरू किया तो इंद्र का आसन डोलना शुरू हो गया, अस्थिरता आ गई, समाज में सहजता समाप्त हो गई। देखो तो कितना लफड़ा शुरू हो गया, क्योंकि तुमने नीचे से यूं यूं करना शुरू किया। मैं छाती पे बैठा हुआ था, तुमने इससे तुम्हें कसमसाहट होनी शुरू हो गई। तो जाति जनगणना का अर्थ क्या है? जाति जनगणना कोई एक नई जनगणना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस देश में आज तक जनगणना हो रही थी और अब जातीय जनगणना होगी, नहीं। आज तक जो जनगणना हो रही थी उसमें जो 75 सवाल पूछे जा रहे थे उसमें एक 76वां सवाल जोड़ दिया जाएगा, बस। केवल यही जातीय जनगणना है। जाति जनगणना की महत्ता की जरूरत इस बात में नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने यादव हैं और कितने कुर्मी हैं। मैं आपको पहले से बता सकता हूँ। किसी जातीय जनगणना के बगैर साधारण सर्वे के आधार पर मैं बता दूंगा, ज्यादा से ज्यादा परिणाम उसका 1% इधर से उधर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए हमें जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के हर राजनेता के जेब में ये पर्ची पड़ी होती है, हर एक को पता है। जातीय जनगणना क्या करेगी? जातीय जनगणना आपको ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस ब्लॉक में किस जाति के लोगों की शैक्षणिक उपलब्धि कितनी है। बिहार को मैंने देखना शुरू किया कि एक जाति है वहां मुसहर, आप सब जानते होंगे। तो मैंने देखा कि बिहार के शैक्षणिक आंकड़ों को देख के मैंने किया कि किस जाति में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी डिग्री है जिसके आधार पर उनको नौकरी मिल सकती है। साधारण बीए वाले को तो कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलिए कम से कम या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएससी हो या टेक्निकल डिग्री हो, ऐसी कोई डिग्रीज हो। तो वो डिग्री वाले लोग बिहार की किस जाति में सबसे ज्यादा हैं? ब्राह्मण नहीं है वो जाति, वो कायस्थ है। कायस्थ में 10,000 में से 1,080 लोग आपको मिलते हैं जिनके पास वो डिग्री है जिसके आधार पे वो व्यक्ति जाके नौकरी ले सकता है। 10,000 में से 1,080। मुसहर में कितने लोग हैं? अनुमान लगा सकते हैं आप? 10,000 में से एक बनाम 1,080, इतना अंतर है इस वक्त शैक्षणिक उपलब्धि। दूसरा, जातीय जनगणना क्यों के सवाल पर एक मोटी समझ दोनों तरफ से बन गई है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ले दे के इन लोगों को, ओबीसी वालों को अपना आरक्षण बढ़वाना है, इसलिए हो रहा है।
और जो समर्थन करने वाले हैं उनमें से भी काफी लोग कहते हैं कि देखिए ये होगा तो आरक्षण बढ़ जाएगा। सारी जातीय जनगणना की बहस केवल ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने तक सीमित हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जातीय जनगणना का अर्थ वो नहीं है, उसकी जरूरत केवल वहां तक सीमित नहीं है। मैं इस देश के प्रिविलेजेस की पूरी तस्वीर जानना चाहता हूं। किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितने आईएएस ऑफिसर हैं, किसके पास कितनी कंपनियां हैं, किसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, किसके पास आईआईएम और आईआईटी की सीटें हैं। इस देश के जितने भी हैपनिंग सेक्टर हैं, जहां सब कुछ हो रहा है, वहां पे इस देश की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में किसके बच्चे पढ़ते हैं, मैं इसकी तस्वीर चाहता हूं। मैं अपनी बेचारगी की तस्वीर नहीं चाहता। बेचारगी मैं ढूंढ लूंगा अपनी खुद। बस मैं आपके पास क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो कई दूसरे वक्ताओं की तरह मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक आदमी को प्रोफेसर बनने से बचा लिया और देश को एक बुद्धिजीवी दे दिया। दुनिया के तमाम बड़े काम व्यक्तिगत बर्बादियों से ही शुरू होते हैं, और हम हिंदुस्तानियों की अमूमन आदत है कि भगत सिंह तो बहुत अच्छा है मगर पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में ना पैदा हो। तो इसलिए जिसके घर में पैदा हो उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। बधाई देना चाहता हूँ लक्ष्मण भाई को इस किताब के लिए, जो मैं समझता हूँ हिंदी में इस सवाल पर पहली प्रमाणिक पुस्तक है, जाति जनगणना के सवाल पर। चूँकि मैं इस विषय पे कई सालों से पढ़ता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, और मेरे मन में हमेशा, मैंने भी दसियों लेख लिखे होंगे जाति जनगणना के बारे में, 10 भ्रांतियाँ, ये झूठ, ये वो, और मुझे हमेशा ये बात सालती रही है जो लक्ष्मण भाई ने खुद कही अपने बयान में कि इस पे लोगों की धारणा तो होती है लेकिन सूचना नहीं होती। ये तकनीकी प्रश्न है। जाति जनगणना ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पे कोई भी मुंह उठा के बोल दे। ये तकनीकी सवाल है, इसकी बारीकियों को, पेचीदगी को, इसकी सूचनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। और उस लिहाज से हिंदी में ये पहली किताब है जो कि एक बुनियाद रखती है इस सवाल पर आगे एक बढ़िया सोच बनाने के लिए। बुनियाद रखती है, जैसा लक्ष्मण भाई ने खुद कहा कि अब इस पे और कई किताबें लिखनी जरूरी हैं। अंग्रेजी में लिखी गई हैं। पिछले 1 साल में अंग्रेजी में 3 चीज़ आई हैं जिसको आत्मसात करके हिंदी में कुछ लिखा जाना चाहिए। एक जो कि नया नहीं है, बहुत समय से है, लेकिन मेरे विचार से सबसे अद्भुत है। वो लिखने वाले ब्राह्मण हैं, सतीश देशपांडे। मैं समझता हूँ जाति के प्रश्न पे इतनी बारीकी से सोचना और लिखने का काम बहुत कम हुआ है इस देश में। सतीश देशपांडे हमें बताते हैं कि जिस चीज़ को हम मेरिट कहते हैं, कैसे सदियों के जातीय विशेषाधिकार को मेरिट का स्वरूप दिया जाता है। ये उनकी अवधारणा है, और जो बहुत गहरी सोच है कि चलते में जिसको बोल देते मेरिटोरियस है, ये मेरिट है, मेरिट सबसे बड़ा झंडा लोग उठा के चलते हैं। इस मेरिट का निर्माण कैसे होता है? और देशपांडे दिखाते हैं कि क्यों जिस चीज़ को हम मेरिट कहते हैं वो जातीय विशेषाधिकारों का परिणाम है। वो ये भी बताते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जातीय विशेषाधिकार है ये कहना, आई डोंट नो माई कास्ट। ये इस देश का सबसे बड़ा जातीय विशेषाधिकार है, क्योंकि केवल कुछ चंद जाति विशेष के लोग ही ये बात कह सकते हैं। और इसलिए जो कंचाइलैया साहब ने बताया उससे मुझे हैरानी नहीं हुई। जिन लोगों ने तेलंगाना के सेंसस में अपने आप को जाति विहीन घोषित किया है, वो सब लोग एक विशेष जाति के होंगे,
और हो सकता है उनमें से कई लोग बहुत ईमानदारी से अपने आप को जाति विहीन कह रहे हों, क्योंकि जाति विहीन होना इस देश का जातीय विशेषाधिकार है। I didn't know about my caste till I came to university. No one told me in my house what my caste was. बार बार बताया जाता है। मैं उन्हें कहता हूं क्योंकि आप एक छोटे से बुलबुले में रहते हैं, क्योंकि आपने इस समाज को देखा नहीं है, क्योंकि जिसे आप सामान्य समाज समझते हैं वो दरअसल सामान्य नहीं है, वो इस देश का एक छोटा सा एक कोना है, विशेषाधिकारों का कोना। तो मैं समझता हूँ सतीश देशपांडे के इन तर्कों को, क्योंकि वो इस बातचीत को एक अलग स्तर पे ले जाते हैं, उस पे हिंदी में ज़्यादा बहस होनी चाहिए, ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, हाल ही में एक किताब आई है, बहुत अद्भुत किताब है, तृणा विद्याथली की, काउंटिंग कास्ट शायद नाम है उसका। पहली बार कास्ट सेंसस का पूरा इतिहास बताते हुए, जिनमें से काफ़ी हिस्सा लक्ष्मण भाई ने भी कवर किया अपनी किताब में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंग्रेज़ों के आने से पहले वाली चीज़ों को जो आपने कवर किया, वो इसमें एक नूतनता है। जो तृणा विद्याथली की पुस्तक में एक अच्छी चीज़ है वो ये कि वो पुस्तक 2010 में जो हुआ संसद में, क्योंकि पूरी संसद ने कह दिया हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। ये खेल क्या हुआ, संसद के सर्वानुमति के फैसले को कैसे पलटा गया और उसमें नौकरशाही की और जातीय विशेषाधिकारों का जो एक पूरा वर्ग है, पूरा एक लॉबी है, उसने कैसे संसद की बात को पलट दिया, उसकी पूरी कहानी बताती है वो किताब। और वो किताब बहुत बारीकी में जाके ये देखती है कि सेंसस में क्या कॉलम होते हैं, किस कॉलम ने किस तरह से आप दर्ज करेंगे तो आपको किस तरह का डेटा मिलेगा, जो विजयन जी ने कहा था, डेटा निर्माण का खेल कैसे होता है, उसमें जाती है। तो वो एक दूसरी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। तीसरी, आनंद तेलतुंबडे जी ने अभी एक किताब लिखी है जाति जनगणना के विरुद्ध। अब आनंद तेलतुंबडे, बाकी लोग जाति जनगणना के विरुद्ध लिखें सामान्य चीज़ होती है, और जैसा आपने कहा ये एक सामान्य जातीय पूर्वाग्रह होता है कि भाई इस देश में एक सिंपल सी बात हो गई है, जो कोई रिजर्वेशन के पक्ष में है वो जातीय जनगणना के पक्ष में भी होता है, जो रिजर्वेशन का विरोधी है केवल वही जातीय जनगणना का विरोध करता है। बड़ा साधारण सा इस देश का नियम बन गया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कौन सी दवाई लेनी है इसके बारे में दो मत हो सकते हैं, लेकिन एक्सरे होना चाहिए या नहीं इसके बारे में दो मत कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में दो झंडे देश में कैसे उठ सकते हैं कि कुछ भी हो जान दे दूंगा लेकिन तुम्हारे एक्सरे नहीं होने दूंगा, ये कैसे हो सकता है। तो काफ़ी दिन से ये चल रहा था। आनंद तेलतुंबडे जाहिर है ना आरक्षण विरोधी हैं, ना जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, ना जाति पूर्वाग्रह के लाभार्थी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ये कहते हुए कि जाति जनगणना गलत है, जिसका जिक्र कंचा साहब ने अपनी बातचीत में किया, कहा कि मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। मैं भी असहमत हूँ। मैंने उस पुस्तक पे एक वो जो टिप्पणी सी होती है वो भी लिखी है, जो पुस्तक में छपी भी है, यही कहते हुए कि मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस किताब से। वो उन्होंने किताब के कवर पे भी वो बात छापी है कि मैं इस किताब से असहमत हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि इस असहमति से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आनंद तेलतुंबडे ने एक नए किस्म के तर्क दिए हैं, जिन तर्कों से हमें दो चार होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हम इनमें से तमाम लोग जो बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ हॉल में ऐसे लोग बैठे हैं जिसे कहते हैं ना, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले, ऐसे कई लोग होंगे इस बात को बहुत दूर तक ले जाएंगे। जो ले जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये एक सुझाव छोड़ रहा हूँ कि ये अंग्रेजी में 3 तरह की चीज़ें आई हैं, इनको भी देखिए, ताकि जो बुनियाद लक्ष्मण भाई ने अपनी किताब से डाली है, इस बुनियाद पर आप एक अच्छा तर्क का महल खड़ा कर सकें। जो मैं अक्सर सोचता हूँ जाति के सवाल पर कि ये जाति जो है, जाति क्यों नहीं? क्योंकि ये एकमात्र पूर्वाग्रह नहीं है हमारे समाज का।
महिलाओं को लेके बहुत गहरे पूर्वाग्रह आपको मिलेंगे लोगों के मन में। हिंदू मुसलमान के सवाल पे तो आजकल मतलब बिल्कुल सीमा ही उसकी ख़त्म हो चुकी है, जिस किस्म के पूर्वाग्रह आप सुन सकते हैं। और आपको कई बार लगता है, मुझे कई बार लगता है, कुछ लोगों से बात हो रही है, बात होते होते अचानक महिलाओं पे बात आती है, और ये आज की बात नहीं है, मैं हमेशा मुझे लगता था, और मैं सोचने लगता था अच्छा इस आदमी को मैं जानता भी हूँ क्या, अचानक क्या हो गया ये आदमी को, मैं तो इसको बड़ा शालीन सभ्य समझ रहा था, और ऐसी बात कर रहा है जैसे कभी ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गया है, कभी कुछ पढ़ा नहीं है। ये बात आजकल मुसलमानों के बारे में बहुत मुखर होके आती है, जो आपने उदाहरण दिया। जिस किस्म के गहरे पूर्वाग्रह आते हैं वो हैं, अमीर गरीब का तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि जाति हमारे समाज का एकमात्र पूर्वाग्रह है, मगर ये वो पूर्वाग्रह है जो छुपा और दबा हुआ रहता है, और जितना छुपा हुआ रहता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। अगर छुपा हुआ न रहे तो शायद इतना जहरीला ना हो। तमाम लोग मुझे मिलते हैं, बिहार में पता नहीं कैसे एक जमाने में प्रगतिशील लोगों की परंपरा बन गई थी कि उन्होंने अपने नाम के आगे से सरनेम हटाना शुरू कर दिया था। अच्छा ही लगा, आशुतोष भाई भी नहीं लगाते हैं। मगर जो मुझे दिक्कत होती है वो ये कि तमाम लोग मुझे मिलते हैं, सर मेरा नाम विकास है। ठीक है विकास, मुझे क्या दिक्कत है? मैं कहते वैसे मैं यादव हूं। भैया अगर वैसे यादव हो तो लिख ही लो ना अपने नाम के साथ, क्यों ऐसा वो कर रहे हो? है ना, ये जो है कि वैसे मैं यादव हूं, हाँ मेरे साथ बात करते हुए कहेगा, जाहिर है अगर आपसे बात करेगा तो नहीं बताएगा वही। मगर यही जो मामला है, ये जो छुपा हुआ है, ये जो अब औरत है, इस बात को छुपा नहीं सकती, वो तो खड़ी है, वो तो है, मतलब कैसे छुपाएगी कि वो औरत है। और आजकल इस देश में मुसलमान का भी ये छुपाना मुश्किल हो गया है। हालांकि मैं इंक्रीजिंगली देख रहा हूँ ये जो काम करने वाले गरीब लोग हैं, जो डिलीवरी करने आ रहे हैं, घर में काम करने आ रहे हैं, उनमें से दिल्ली शहर में बहुत मुसलमान अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं, अपना नाम बदल रहे हैं। मतलब इससे घिनौनी चीज़ किसी समाज के लिए हो नहीं सकती कि किसी व्यक्ति को अपना नाम बदलना पड़े सिर्फ इसलिए कि वो आपके समाज में एक न्यूनतम तरीके से अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके जी सके। ये दिल्ली शहर में हो रहा है इस वक्त, वो है। लेकिन जाति के सवाल पे मैं कह रहा था कि ऐसा मैं देखता हूं, कई बार देखता हूं कि लोगों का बाकी सब सवालों पे सहज, संतुलित, समझदारी की बातें करते हैं। अचानक जाति का प्रश्न आते ही मुझे लगता है कि कोई एक दूसरा इंसान अंदर से पैदा हो गया है, पता नहीं कैसी बातें शुरू कर देते हैं। ये जो बहुत गहरा पूर्वाग्रह हमारे समाज में है, जाति का जो बायस है, और जैसे मैंने कहा ये जाति का बायस उसकी शक्ल भी लेता है कि मुझे आई डोंट नो माई कास्ट। ये भी एक कास्टिज्म का तरीका है हमारे देश में, सबसे सुपीरियर तरीके का कास्टिज्म हमारे देश का यही है, आई डोंट नो माई कास्ट। तुम्हारी जाति है, तुम सबकी जाति है। और सतीश देशपांडे फिर अपने लेखन में बहुत सुंदर इस चीज़ को लाते हैं कि हमारे देश में हर व्यक्ति की जाति है, बस जो सवर्ण समाज है उसकी कोई जाति नहीं है, बाकी सबकी जाति है ना। वो कास्टलेस हो गए हैं। जो कास्ट सिस्टम का सबसे ज्यादा दोहन करके ऊपर पहुंचे हैं वो व्यक्ति कास्टलेस हो गए हैं। और जो कास्ट केवल उसकी है, जो बेचारा है, जो शिकार है, जो प्रताड़ित है, उसकी कास्ट है, बाकियों की कास्ट नहीं है। और सतीश देशपांडे इस बात को कहते हैं कि अगर इस देश में कास्ट सेंसस की आवश्यकता है तो केवल इसलिए नहीं कि हमें पता लग जाए कि कौन जाति कितनी है, केवल इसलिए नहीं कि इससे आरक्षण की व्यवस्था बेहतर हो जाए, बदल जाए, बल्कि इसलिए कि इस देश की सच्चाई से पर्दा हट जाए। ये मुझे सबसे गहरी बात लगती है। खैर मैं इस पे 2 मिनट में आऊंगा। जो
जाति के सवाल पर इस असहजता को लेके ये जो विचित्र सी सोच बनी है, उसका परिणाम ये हुआ है कि उलटबांसी इस देश में शुरू हो गई है। उलटबांसी क्या है? जो जाति का जिक्र करे वो जातिवादी। जैसा हमारे एक साथ बताया था, वो आपने कहा था कि हाँ यार, इससे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुमने आके गड़बड़ कर दी। मतलब मैं तुम्हारी छाती पे बैठा हुआ हूं, तुम कुछ बोल नहीं रहे, तो मामला कितना सहज, कितना स्थिर, कितना समरसतावादी है। और जब तुमने यूं यूं करना शुरू किया तो इंद्र का आसन डोलना शुरू हो गया, अस्थिरता आ गई, समाज में सहजता समाप्त हो गई। देखो तो कितना लफड़ा शुरू हो गया, क्योंकि तुमने नीचे से यूं यूं करना शुरू किया। मैं छाती पे बैठा हुआ था, तुमने इससे तुम्हें कसमसाहट होनी शुरू हो गई है ना? यही हमारे देश के सारे चिंतन में है। जो जाति का नाम ले वो जातिवादी, जो न ले और जातीय पूर्वाग्रह और जातीय विषमताओं का पूरा आनंद ले वो जातिवादी नहीं। तो दुर्भाग्य से जो इस देश में जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें जातिवादी कहा जाता है। जो जाति व्यवस्था का पूरा दोहन करने वाले हैं वो जातिवादी नहीं है। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका वगैरह में भी ये होता है। जब रेस की बात शुरू हुई, काले गोरे की, तो उन बेचारे काले लोगों पे उंगली उठी, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इस समाज को बांट रहे हो। उससे पहले बटा हुआ नहीं था, उनके बोलने से बट गया वो समाज। तो ये है। दूसरा इसी का स्वरूप होता है कि जो जातिगत भेदभाव की बात करे वो अन्याय कर रहा है। ये यूजीसी वाले प्रकरण में हुआ क्या? जिसने कहा कि भाई जातिगत भेदभाव है यूनिवर्सिटी में और इसको समाप्त करना चाहिए, उन पे कहा कि तुम इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हो, हमारे साथ तुम भेदभाव कर रहे हो, तुमने लिख दिया। तो मेरे से पूछा, सर ये तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जातिगत भेदभाव के लिए लिखा हुआ है SC ST OBC, बेचारे अपर कास्ट का क्या होगा? मैंने कहा कि भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कानून है। क्या वो कानून कहता है कि मर्दों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो ये होना चाहिए औरतों के खिलाफ? सारी दुनिया को पता है सेक्सुअल हैरेसमेंट किसके साथ होता है। क्या अमेरिका में कोई कानून बनता है या साउथ अफ्रीका में कोई कानून बनेगा कि जातिगत भेदभाव, अमेरिका में जातिगत भेदभाव गोरे लोगों के साथ जो होगा उसके लिए ये कानून बनेगा? नहीं बनता ना। तो ये तो सहज चीज है, लेकिन हमने उसको उलट दिया है। और यही बात जाति के सवाल, जाति जनगणना के सवाल पे भी आती है कि जो गिनती की मांग करेगा वो बांट रहा है देश को। मतलब इससे पहले देश मटा हुआ नहीं था, इससे पहले सब कुछ बढ़िया था, आपने गिनती की मांग की, इससे देश मट गया। जाति जनगणना के सवाल पे 3 मुद्दों पे हमें सोचना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी सोच को इस हॉल में से जाने तक थोड़ा थोड़ा बदल के थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाएं। पहला, जाति जनगणना क्या है? दूसरा, ये क्यों है? और तीसरा, ये कैसे होगी और इससे क्या निकलेगा? इन सब सवाल पे मैं चाहता हूं एक एक बात कह दूं, ताकि हम सब लोग, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपनी बात आगे 100-50 लोगों तक तो पहुँचा ही सकते हैं कम से कम, तो मैं उस लालच में कहना चाहता हूँ कि ये बात हम कुछ गांठ बांध लें, कुछ बात आगे भी ले जाके पहुँचाएं और इस बहाने इस किताब को भी ध्यान से पढ़ लें। जाति जनगणना क्या है, इसके बारे में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जातीय जनगणना का मतलब है जातियों की गिनती। ये भ्रांति है। ये सोचना कि जातीय जनगणना का मतलब है कि अच्छा इतने उत्तर प्रदेश में इतने कोयरी, इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने लोध, इतने ये, और ये जातीय जनगणना पूरी हो गई। ये नहीं है, ये गलत धारणा है। और अगर केवल यही जातीय जनगणना हो तो मैं इस जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जातीय जनगणना का अर्थ ये नहीं है।
ये केवल गिनती उस मायने में नहीं है। जनगणना में क्या होता है, जनगणना में आपके घर कोई आता है, आपके बारे में 50 सवाल पूछे जाते हैं। आपके घर में ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है, बिजली है कि नहीं है, पानी का स्रोत क्या है, आपके यहाँ कंप्यूटर है कि नहीं, कंप्यूटर में इंटरनेट है कि नहीं, क्या काम करते हैं, घर में कौन कौन बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, बच्चे की उम्र क्या है, इत्यादि सब नोट किया जाता है। तो जाति जनगणना का अर्थ क्या है? जाति जनगणना कोई एक नई जनगणना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस देश में आज तक जनगणना हो रही थी और अब जातीय जनगणना होगी, नहीं। आज तक जो जनगणना हो रही थी उसमें जो 75 सवाल पूछे जा रहे थे उसमें एक 76वां सवाल जोड़ दिया जाएगा, बस। केवल यही जातीय जनगणना है। आप पूछेंगे इतना बवाल काहे को है फिर उसके बारे में भाई? वो इसलिए कि ये जो 76वां सवाल होगा ये बाकी 75 सवालों का विश्लेषण करने में आपको मदद देगा। जाति जनगणना की महत्ता की जरूरत इस बात में नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने यादव हैं और कितने कुर्मी हैं। मैं आपको पहले से बता सकता हूँ, किसी जातीय जनगणना के बगैर साधारण सर्वे के आधार पर मैं बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम उसका 1% इधर से उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए हमें जातीय जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के हर राजनेता के जेब में ये पर्ची पड़ी होती है, हर एक को पता है। जाति जनगणना क्या करेगी? जातीय जनगणना आपको ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस ब्लॉक में किस जाति के लोगों की शैक्षणिक उपलब्धि कितनी है। कोयरी समझिए, आप समझिए धोबी समाज हुआ, या समझिए कोई एक अपर कास्ट में से किसी को भी ले लीजिए, इनमें से कितने लोगों के पास मैट्रिक की डिग्री है, कितने के पास ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। मैं बिहार का उदाहरण आपको बताता हूँ। बिहार का जातीय सर्वेक्षण जो हुआ परफेक्ट नहीं है, मैं कंचा जी की बात से सहमत हूँ कि और गहरा सर्वेक्षण होना चाहिए। लेकिन बिहार के जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों को मैंने देखना शुरू किया। तेलंगाना के अभी आंकड़े सार्वजनिक नहीं है इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। बिहार को मैंने देखना शुरू किया कि एक जाति है वहाँ मुसहर, आप सब जानते होंगे, दलित में भी महादलित जाति है। मूसा के चूहे खाने से जिसका संबंध बताया जाता है वो है नहीं ज़्यादा, लेकिन मुसहर जाति है। और बिहार में अपर कास्ट हैं सब। तो मैंने देखा कि बिहार के शैक्षणिक आंकड़ों को देख के मैंने किया कि किस जाति में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी डिग्री है जिसके आधार पर उनको नौकरी मिल सकती है। साधारण बीए वाले को तो कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलिए कम से कम या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएससी हो या टेक्निकल डिग्री हो, ऐसी कोई डिग्रीज हो। तो वो डिग्री वाले लोग बिहार की किस जाति में सबसे ज़्यादा हैं? ब्राह्मण नहीं है वो जाति, वो कायस्थ है। कायस्थ में 1000 में से आपको 10,000 में से 1080 लोग आपको मिलते हैं जिनके पास वो डिग्री है जिसके आधार पे वो व्यक्ति जाके नौकरी ले सकता है। तो 10.8%। 10,000 में से 1080। मुसहर में कितने लोग हैं वो अनुमान लगा सकते हैं आप? 1। 10,000 में से 1। ये 2023 का आंकड़ा है, मैं आपको 18वीं सदी के भारत के बारे में नहीं बता रहा हूं। 2023 के जातिगत सर्वेक्षण का ये आंकड़ा है। 1 बनाम 1080, इतना अंतर है इस वक्त शैक्षणिक उपलब्धि में। इसलिए आपको जातीय सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना इस आंकड़े के लिए चाहिए। जातियों की संख्या क्या है ये किसी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, आपको दिमाग से बता देगा। हर एक को पता है, सिर्फ भारत सरकार को नहीं पता, बाकी सबको पता है ये। लेकिन किस जाति के कितने घर में पीने का पानी है, कहाँ बिजली का कनेक्शन है, कहाँ
कंप्यूटर घर में है कि नहीं, कहाँ क्या ऑक्यूपेशन है। और ये सूचना केवल उत्तर प्रदेश के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश के जिले के लिए भी नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर गांव में क्या है, मुझे ये सूचना चाहिए। ये सूचना केवल और केवल जातीय जनगणना से ही मिल सकती है। इसलिए एक्सरे शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये कोई वजन नापने की मशीन नहीं है, वेइंग मशीन नहीं है, एक्सरे है। ये आपको अंदर दिखाता है, एमआरआई है, अंदर की तस्वीर दिखाता है, इसलिए जरूरी है। और इसलिए केवल जातीय जनगणना, 10 साल वाली जनगणना जो 2027 में हो जाएगी, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उससे ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कितनी कंपनियों के सीईओ की जाति क्या है, वो ये नहीं बताए। ये तो बता देगा कि कितने पोस्ट ग्रेजुएट किस जाति में हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट से आजकल क्या होता है? सवाल ये है कि बच्चा आईआईटी में गया कि आईटीआई में गया ना, आईआईएम में गया कि किसी पड़ोस वाली, किसी मतलब 50,000 रुपए में डिग्री खरीदने वाली जगह पे गया। ये आपको कोई सेंसस नहीं बता पाएगा। इसके लिए आपको भारत सरकार का जो हायर एजुकेशन सर्वे होता है, उसमें जाति का कॉलम डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस देश का जो है, जो कि कंपनियों की रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें ये कॉलम डालना पड़ेगा। देश का इकोनॉमिक सेंसस होता है, जहां भूमि का आवंटन देखा जाता है, उसमें डालना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेंसस में डालना पड़ेगा। इसलिए जातीय जनगणना का अर्थ केवल ये नहीं है कि 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें जाति का एक फुल कॉलम डाल दिया जाए। वो जरूरी है, लेकिन वो अपर्याप्त है। तो इसको अंग्रेजी में समझाता हूं मैं, सेंसस विद ए कैपिटल सी एंड सेंसस विद ए स्मॉल सी। सेंसस विद ए कैपिटल सी का मतलब है जो औपचारिक रूप से 10 साल बाद सेंसस ऑफ इंडिया होता है, जो 2027 में होने वाला है। सेंसस विद ए स्मॉल सी का मतलब है ऐसी कोई भी गिनती जिसमें पूरे की गिनती की जाए। जैसे इस कमरे में, हॉल में इस वक्त कितने लोग बैठे हैं, उसकी टोटल गिनती हो जाए तो उसे कोई भी स्टैटिस्टिशियन कहेगा हमने इस कमरे का सेंसस कर लिया। तो हमें सेंसस विद ए स्मॉल सी की जरूरत है, सेंसस विद ए कैपिटल सी की भी जरूरत है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जातीय जनगणना क्यों के सवाल पर एक मोटी समझ दोनों तरफ से बन गई है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, ले दे के इन लोगों को, ओबीसी वालों को अपना आरक्षण बढ़वाना है, इसलिए हो रहा है। और जो समर्थन करने वाले हैं उनमें से भी काफी लोग कहते हैं कि देखिए, ये होगा तो आरक्षण बढ़ जाएगा। सारी जातीय जनगणना की बहस केवल ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने तक सीमित हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जातीय जनगणना का अर्थ वो नहीं है, उसकी जरूरत केवल वहां तक सीमित नहीं है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ने की बात है, मैं उससे सहमत हूं। कई टेलीविजन डिबेट वगैरह पे मेरे से पूछा किसी ने कि देयर इज एन एप्रीहेंशन, इनफैक्ट राजदीप सरदेसाई ने पूछा, वैसे बहुत भले व्यक्ति हैं और सोचते हैं इन सवालों पे, तो उन्होंने कहा देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट इफ दिस हैपेंस देन ओबीसीज विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर रिजर्वेशन। मैंने कहा राजदीप सरदेसाई, आप ऐसा सोचिए, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें लड़कियों के लिए 2 हॉस्टल हैं, लड़कियां हैं ज़्यादा, तो लड़कियां कहती हैं कि गिनती करो, और कोई कहेगा कि इसमें खतरा है। खतरा यह है कि पता लग गया कितनी लड़कियां हैं तो वो 2 की बजाय ज़्यादा हॉस्टल की मांग करना शुरू कर देंगी। मैंने कहा राजदीप सरदेसाई, आपको खतरनाक बात लगती है क्या? ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है, या सामान्य बात है कि लड़कियां ज़्यादा होंगी तो लड़कियों के लिए ज़्यादा हॉस्टल बनाना पड़ेगा, है ना? तो मैंने कहा इसको आप एप्रीहेंशन शब्द के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, सामान्य चीज़ है, गिनती होगी तो ये सब होगा। लेकिन मेरे विचार से सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है। मेरे विचार से जातीय जनगणना का सबसे बड़ा महत्व, उसकी ज़रूरत इसलिए है कि भारत के विशेषाधिकारों की जो तस्वीर है वो इस देश के सामने आए। इस देश में तमाम तरह के आंकड़े हैं, गरीबी के बारे में आंकड़े हैं, पिछड़ेपन के आंकड़े हैं,
लोगों के साथ अन्याय के आंकड़े हैं, लेकिन विशेषाधिकार का आंकड़ा कभी नहीं आता इस देश में। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है कि मेरे प्रिविलेज के बारे में किसी को पता ना लगे। सबसे बड़ा प्रिविलेज दुनिया का यही है। जब तक आप ये ना कहें कि साउथ अफ्रीका में 15% वाइट लोग वहां की 85% प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं, इसकी चर्चा ना करें। बेचारे ब्लैक लोगों की क्या अवस्था है, पूरी चर्चा करें इस पे आप। बेचारे ब्लैक, बेचारे अनपढ़ ब्लैक, उनके साथ अन्याय, पिछड़े हुए हैं, उनको समर्थन दीजिए। लेकिन 15% लोगों के पास 85% प्रॉपर्टी है, इसका जिक्र मत कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है। सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि मेरी जेब में क्या है ये तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा, और इस पे चर्चा नहीं होगी। मैं तय करूंगा किस पे चर्चा होगी। तुम्हारी बेचारगी पे चर्चा होगी, करेंगे। तुम्हारी कास्ट है, मेरी तो कास्ट नहीं है, तुम्हारी कास्ट है, तुम बेचारे हो। बैकवर्डनेस हम स्टडी करेंगे। बैकवर्डनेस मैं नहीं चाहता। मैं इस देश के प्रिविलेजेस की पूरी तस्वीर जानना चाहता हूं। किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितने आईएएस ऑफिसर हैं, किसके पास कितनी कंपनियां हैं, किसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, किसके पास आईआईएम और आईआईटी की सीटें हैं। इस देश के जितने भी हैपनिंग सेक्टर हैं, जहां सब कुछ हो रहा है, वहां पे इस देश की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में किसके बच्चे पढ़ते हैं, मैं इसकी तस्वीर चाहता हूं। मैं अपनी बेचारगी की तस्वीर नहीं चाहता। बेचारगी मैं ढूंढ लूंगा अपनी खुद। बस मैं आपके पास क्या है मैं वो जानना चाहता हूं। और इस मायने में मैं राहुल गांधी को इस चीज के लिए श्रेय जरूर देता हूं, बाकी सब चीजों के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए श्रेय देता हूं कि राहुल गांधी ने यह सवाल पूछना शुरू किया है। इस देश के ज्यादातर ओबीसी दलित लीडर्स भी ये सवाल पूछने से कतराते हैं। वो कहते हैं नहीं हमारे को कुछ दो, मगर पलट के पूछना चाहिए ना, तुम्हारे पास क्या है, क्यों है, बताओ। इसका तो पूरी तस्वीर आए इस देश के अंदर। कितने सीईओ हैं इस देश में, कहां से आते हैं इस देश के सीईओ, इस देश में कितने जज हैं, आपको पता है। आज की बात नहीं है, 25 साल पहले करिया मुंडा कमेटी थी। संसद की कमेटी ने कोर्ट को चिट्ठी लिखी, हाई कोर्ट्स को, कि बताइए आपके यहां किस जाति के लोग हैं। और हाई कोर्ट ने संसदीय समिति को जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा कि तुम कौन होते हो पूछने वाला, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। यह मैं जानना चाहता हूं, कितने हाई कोर्ट के जज हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, यह सवाल है। कैसे होगा इसके बारे में तो मैंने कहा ही। पहला कदम तो यह है कि सेंसस 2027 का जो है उसमें कोई छेड़खानी और उसमें कोई बदमाशी ना हो। और बदमाशी की शुरुआत हो चुकी है। ये जो अभी अभी आया है, टेक्निकली सरकार कह सकती है कि अभी तो हाउस होल्ड लिस्टिंग हो रहा है, लेकिन हाउस होल्ड लिस्टिंग के आधार पर ही मेन सेंसस होता है। और अगर आपने हाउस होल्ड लिस्टिंग में ओबीसी के सवाल को गायब कर दिया है, तो उससे संदेह बनता है कि मूल सेंसस में भी अब ये खेल होने वाला है। और तृणा विद्याथली की जो पुस्तक है वो यही बताती है कि एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म के थ्रू 2010-11 का जो सेंसस था उसको पूरे को डिरेल किया गया था। और ये जो हुआ ना कि साहब क्या करें, देश में लाखों जातियां हमें मिल गई, हम क्या करें, कैसे गिने, ये सारा खेल ऐसे ही हुआ था। SC ST अदर्स, और अदर्स वालों को अपनी जाति बतानी होगी, फिर आपको लाखों जातियां मिल जाएंगी। और जब तक आप उसको SC ST OBC की एग्जिस्टिंग लिस्ट से फिल्टर नहीं करेंगे, तब तक आप जातियों की गिनती कर ही नहीं सकते इस देश में। और ये सैबोटाज करने की परफेक्ट प्लान है इस वक्त। तो सैबोटाजिंग शुरू हो चुकी है। 2027 में ये ना हो, इसके लिए चौकीदारी करना पहला कदम है। दूसरा कदम है ये सुनिश्चित करना कि ये जो मामला केवल 2027 के सेंसस तक सीमित न रहे, इसमें इकोनॉमिक सेंसस भी हो, एग्रीकल्चर सेंसस भी हो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कंपनीज का भी हो, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आते हैं, MP MLA के ही नहीं, सरपंच पंच वाले भी जो आंकड़े आते हैं इस पे हो। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस हमें चाहिए।
समय काफ़ी हो गया है, साथ ही अधीर भी हो रहे हैं, इसलिए बस एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इससे निकलेगा क्या? जाति जनगणना से इससे निकलेगी नीति और इससे निकलेगी राजनीति। नीति क्या? इस देश की आरक्षण की जो नीति है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये बात सही है कि दोनों तरह के संशोधन, एक तो ये जो 50% की आर्टिफिशियल लिमिट लगाई गई है इसका कोई औचित्य नहीं, आज तक इसका कोई औचित्य नहीं दे पाया है, उसमें बदलाव की जरूरत है। ये कि आरक्षण की नीतियां केवल सरकारी सेक्टर तक सीमित रहें, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर एक राष्ट्रीय नीति है, अमेरिका के अंदर ये नीति, अमेरिका जैसे देश में, जो सोशलिस्ट देश नहीं है, सामाजिक न्याय का देश नहीं है, अमेरिका की हर कंपनी को हर साल डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ में कितने वाइट हैं, कितने हिस्पैनिक हैं, कितने ब्लैक हैं। हिंदुस्तान में क्यों नहीं करना भाई? तो एक तरफ वो होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के भीतर न्याय की बात है वो आनी चाहिए। कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं बिना हिचक कहना चाहता हूं, ये ओबीसी नामक कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें ऐसी जातियां हैं जिनके पास जमीन है, लाठी भी है और आजकल डॉक्टर इंजीनियर भी हैं, और दूसरी ऐसी जातियां भी हैं जिन्होंने, जहां पूरे खानदान ने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है। इन दोनों जातियों को ओबीसी के अंदर रखना अन्यायपूर्ण है। ओबीसी का सब डिवीजन होना चाहिए, खासतौर पे जो लैंडेड जातियां हैं और जो नॉन लैंडेड कम्युनिटीज़ हैं। हालांकि आज कंचा इलैया भाई ने बहुत एक गहरी बात कही है कि लैंड और उसका संबंध टूट चुका है आजकल, लैंड ओनरशिप और उसका। तो मगर ओबीसी के अंदर अलग अलग तरह के समुदाय हैं, और इस देश का जो लोअर ओबीसी है, मैं दावे से कहता हूं, बिना सेंसस के कहता हूं, जिस दिन आपको इस देश के लोअर ओबीसी का आंकड़ा मिलेगा, उसकी अवस्था इस देश के दलितों के एक बड़े हिस्से से ज्यादा खराब है। लोअर ओबीसीज आर वर्स ऑफ देन दलित्स इन दिस कंट्री फॉर ए लार्ज नंबर्स। इस बात को छुपाया जा रहा है इस देश में, और अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था होती है तो ये बदलना चाहिए। और मैं ये भी कहूं कि केवल और केवल इस देश का सामाजिक न्याय केवल आरक्षण तक सीमित हो जाए और आरक्षण केवल जाति के आधार पर सीमित हो जाए, ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है। दीर्घकाल में इस देश की सामाजिक न्याय की व्यवस्था विस्तृत होनी चाहिए, और मैं इस मायने में आनंद तुमडे की कई बातों से सहमत हूं। हालांकि उनकी किताब के निष्कर्ष से मैं बिल्कुल असहमत हूं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं बहुत बुनियादी सवाल हैं आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, तो वो बहस शुरू होगी। अंतिम बात उससे जुड़ी हुई जो अरफा जी ने कही, राजनीति। आरक्षीय जातिगत जनगणना से सबसे बड़ी चीज जो निकल सकती है वो है एक बेहतर सामाजिक न्याय की राजनीति। हम मुहावरे में एससी एसटी ओबीसी का नाम ले लेते हैं, आजकल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज बोल देते हैं। जमीन पे ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई यूनिटी नहीं है। आपने बताया, जो अभी इस किस्सा बताया, देश भर में ये है। आप देखिए दलितों के विरुद्ध अत्याचार करने वाले उत्तर प्रदेश में कितने केसेस आते हैं और कौन जाति मिलती है, आपको पता लग जाएगा हकीकत जो है। आज अगर जातीय जनगणना इस देश की कुछ चंद जातियों के लिए कुछ ज्यादा चीजें हासिल करने का औजार भी बन सकती है, और जातीय जनगणना जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का औजार भी बन सकती है। हमें तय करना है कि क्या करेंगे। आज जो जातीय जनगणना के बारे में उत्साह है वो दोनों तरह का है, मगर मेरे लिए पहले के प्रति मेरे मन में कोई विशेष उत्साह नहीं है। चार चंद जातियों को अपना थोड़ा सा और शेयर मिल जाएगा, नहीं। अंततः हमारी राजनीति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए जो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना। तो जातीय जनगणना ऐसे कैसे हो जो कि जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का औजार बने,
जाति व्यवस्था को मजबूत करने का औजार न बने। ये हमारी चुनौती है और इसके लिए ये जो SC ST OBC को जोड़ना, जिसे मैं कहता हूँ भारत का जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उसको जोड़ना आज सबसे बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती केवल सामाजिक न्याय के लिए नहीं है, वो चुनौती केवल कुछ चंद जातियों की, कुछ चंद पार्टियों को रोकने और बनाने के लिए नहीं है, वो चुनौती केवल बीजेपी को रोकने के लिए नहीं है। आज इस देश के गणराज्य को बचाने के लिए इस देश की जो रूलिंग क्लास है वो पूरी तरह असमर्थ हो गई है। इस देश की रूलिंग क्लास नहीं, क्लास कास्ट जो भी आप समझ लीजिए, इस देश का जो शासक वर्ग है उसने इस देश के गणराज्य को ध्वस्त करने के मंसूबों में शामिल हो चुका है। और इस देश को, इस गणराज्य को बचाने का काम आज वही करेंगे जो दलित, पिछड़े, गरीब माने गए हैं। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वही इस देश को बचा सकता है। और उस बॉटम ऑफ द पिरामिड को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है जातीय जनगणना। वो एक शुरुआत है और मेरी उम्मीद है कि हम सब जातीय जनगणना के सवाल पे सोचेंगे ताकि ये जाति व्यवस्था को तोड़ने का और भारत गणराज्य को बचाने का औजार बन सके। धन्यवाद।